नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने अपने स्पेस सेक्टर में जो तीसरा पार्ट बनाया है वीडियो का, जिसमें जो है डिस्कस किया है हम लोगों ने जो अर्थ ऑर्बिट्स हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो इनकी जो है कैटेगरीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर ये बात की थी कि एक आर्टिकल है नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी की मतलब नासा की साइट है, उसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी से हमने एक आर्टिकल जो है देखा है। तो वो आर्टिकल जो है काफ़ी अच्छा था और काफ़ी डिफरेंट तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ उन्होंने समझाया है अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में। तो इस आर्टिकल को मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं बर्ड बाई बर्ड आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि ये आपको जो एनालिटिकल अप्रोच मिलेगी ऑर्बिट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में और स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में, तो ये समझ जो है आपको बहुत ही अलग स्तर की समझ मिलेगी। तो एक बार जो है इस वीडियो को जो लोग इच्छुक हों वो पूरा आर्टिकल सुन सकते हैं, क्योंकि इसे मैं बर्ड बाई बर्ड पढ़ के और बर्ड बाई बर्ड ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसमें तेज़ी से निकल जाएंगे तो जो है क्लैरिटी नहीं आएगी। और बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब ऐसा आर्टिकल बड़ा ही मुश्किल से ही मिलता है कहीं भी, मतलब इतनी समग्र जानकारी और इतने प्रैक्टिकल तरीके से ऐसा किताबों में तो शायद ही कहीं होगा। मतलब मेरे देखने में तो नहीं आया, पिछले 7-8 सालों में कई किताबें देखी मैंने। तो स्टार्टिंग करता है ये आर्टिकल यहाँ से कि जस्ट एज डिफरेंट सीट्स इन अ थिएटर प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन ए परफॉर्मेंस, डिफरेंट अर्थ ऑर्बिट्स गिव्स सैटेलाइट्स वेरिंग पर्सपेक्टिव्स ईच वैल्यूएबल फॉर डिफरेंट रीजन्स। मीन्स जैसे किसी थिएटर में कोई नाटक चल रहा है और उस नाटक में अलग अलग सीटों पर लोग बैठते हैं, तो अलग अलग सीटों पर बैठने की वजह से नाटक के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग ही होगा, अलग अलग व्यू आएगा उनका उस नाटक के प्रति, उस नाटक के कलाकारों के प्रति, उस नाटक की भावना के प्रति, उस नाटक के मंचन के प्रति। तो ठीक उसी तरह से जो अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स रहते हैं, उन सैटेलाइट्स का भी जो है दृष्टिकोण बदलता है। मीन्स उनके भी वेरिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर कोई अलग सैटेलाइट में है, मीन्स कोई अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है या वो किस तरह से ऑब्जर्व करेगा, ये अलग होगा, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो थिएटर में बैठ के नाटक देख रहा है। अब इसके आगे बोलते हैं कि सम सीम टू होवर ओवर ए सिंगल स्पॉट providing a constant view of one face of the earth while others circle the planet zipping over many different places in a day। तो ठीक वैसे ही सैटेलाइट जो है, या तो जैसे ऑडियंस या तो जो किसी एंगल से देख रहा है वो नाटक के किसी एक पॉइंट को ही हाईलाइट कर देगा, तो वैसे ही सैटेलाइट जो है जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो फिर किसी एक पॉइंट को ही हाईलाइट कर देगा। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है तो फिर जो है किसी एक लॉन्गिट्यूड को ही हाईलाइट करेगा, एक स्पेसिफिक एरिया को। और अगर जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो उसकी स्पीड तेज होगी और ज़्यादा एरियाज कवर करेगा, ज़्यादा प्लेसेस को देखेगा। तो बिल्कुल जस्ट लाइक ए ऑडियंस इन ए थिएटर, सैटेलाइट्स आर सिमिलर इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। देयर आर इसेंशियली 3 टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट्स: हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट। तो इस बेसिस पे 3 टाइप होते हैं अर्थ ऑर्बिट के: हाई, मीडियम एंड लो। देखिए जहाँ बहुत सिंपल है तो फिर वहाँ एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे, आप अपने आप से समझ लीजिएगा। आगे कहते हैं कि मैनी वेदर एंड सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेंड टू हैव ए हाई अर्थ ऑर्बिट फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सरफेस। जो ऊपर बात उन्होंने बोली उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो बहुत से वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो हाई अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सरफेस, जो अर्थ की सरफेस है उससे बहुत दूर, 36,000 किलोमीटर दूर, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट इन अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट इंक्लूड नेविगेशन एंड स्पेशलिटी सैटेलाइट्स डिजाइन टू मॉनिटर ए पर्टिकुलर रीजन। तो जो सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में रहते हैं वो या तो नेविगेशन के लिए काम करते हैं या फिर स्पेशलिटी सैटेलाइट्स होते हैं, मींस किसी स्पेशल विज़न के साथ बनाए गए होंगे।
आगे कहते हैं मोस्ट साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैव अ लो अर्थ ऑर्बिट, और जो साइंटिफिक सैटेलाइट्स होते हैं उनको जो है मोस्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइयर या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में नहीं रखा जा सकता। हमने उस उधर भी जो है बात की थी ये कि कोई भी सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में रह करके काम कुछ भी कर सकता है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें इक्विपमेंट क्या यूज़ किए गए हैं। बस एंगल, एरिया, पर्सपेक्टिव, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो साइंटिफिक सैटेलाइट्स, वैसे अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ सैटेलाइट्स पे बात नहीं की है, पर फिर भी साइंटिफिक सैटेलाइट्स का मतलब आप ये समझिए कि साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए जो भी सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है तो उनको साइंटिफिक सैटेलाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इस तस्वीर से अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप देखिए कि लोअर अर्थ ऑर्बिट दिख रही होगी आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं इसको, ज़्यादा बड़ा करने में अब और बड़ा हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप देख रहे होंगे तो हाइट आपको दिख रही होगी 500 किलोमीटर लिखा हुआ है, इतना तो दिख ही रहा है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में 20,500 किलोमीटर, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दिख रहा होगा 35,790 किलोमीटर। ये ऊंचाई है अर्थ से। तो 500 किलोमीटर यानी जस्ट एकदम एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली सरफेस में। देखिए जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होते हैं उनमें बहुत से प्रॉब्लम्स और भी हैं। अभी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करते करते लास्ट में हम लोगों को पता चलेंगे भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए आप ये आर्टिकल क्या क्या बताता है हमको। वन वे ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्बिट्स इज बाई आल्टीट्यूड, मीन्स ऊंचाई से ऑर्बिट्स को डिवाइड किया जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट्स जस्ट अबव द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, मीन्स जहाँ एटमॉस्फेयर खत्म होता है वहीं से लोअर अर्थ ऑर्बिट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। वाइल हाई अर्थ ऑर्बिट बिगिंस अबाउट द 1/10 ऑफ द वे टू मून। और हाई अर्थ ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि अगर यहाँ से चांद का रास्ता तय करें तो जो अगर 10वीं दूरी मतलब 10वां हिस्सा तय कर लेंगे आप कुल दूरी का, तो वहाँ से हाई अर्थ ऑर्बिट शुरू होते हैं। एक्चुअली चांद की दूरी जो है लगभग 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास है, तो वही 35,780 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर पर जो है हाई अर्थ ऑर्बिट है। आगे कहते हैं कि द हाइट ऑफ द ऑर्बिट और डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ सरफेस डिटरमाइंस हाउ क्विकली द सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ। मीन्स कितनी दूरी पर है सैटेलाइट पृथ्वी से, इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्पीड से घूमेगा। जितना पास होगा उतना तेज घूमेगा, जितना दूर होगा उतना धीमे घूमेगा। इसीलिए देखिए कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में है 36,000 किलोमीटर पे वो 23 घंटे 56 मिनट में घूम रहा है, और कोई पोलर ऑर्बिट में है तो 99 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। An Earth orbiting satellite's motion is mostly controlled by Earth's gravity. As satellites get closer to Earth, the pull of gravity gets stronger and the satellite moves more quickly. जैसे हमने आपको रशिया वाली जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की थी, तो उसमें यही था कि वो 2/3 हिस्सा जो है अपनी टोटल ऑर्बिट का पोलर रीजन को ऑब्जर्व करने में ही बिताता है, और जब नीचे आता है जिसमें तो पृथ्वी के इतने पास से गुजरती है वो इलिप्टिकल उसकी ऑर्बिट कि बहुत स्पीड से निकल जाता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है उस समय। आपको याद होगा कि मंगलयान जो लॉन्च किया है हम लोगों ने, तो मॉम मिशन भी इसी तरीके से लॉन्च किया गया। पहले उसको जो है अर्थ की लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाला, फिर उसके बाद जो है उसको धीरे 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 करके जो है बूस्ट करते रहे। बूस्ट करने से क्या होता है कि जो है शिफ्ट होता है अपनी अगली ऑर्बिट में। तो सैटेलाइट्स के बारे में एक चीज़ और भी, एक पैराडॉक्स है, आगे भी इसमें आर्टिकल में आएगा कि सैटेलाइट्स की खास बात ये है कि अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये जिस ऑर्बिट में है और जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड के अगेंस्ट धक्का देना पड़ेगा। मतलब पहले आपको इसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। क्योंकि परमानेंटली सैटेलाइट की स्पीड तभी बढ़ेगी जब उसकी पृथ्वी से दूरी घटेगी। अगर पृथ्वी से दूरी नहीं घटती है तो फिर जो है उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आपने उसे धक्का मारा और उसकी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में बूस्ट किया, और बूस्ट करने में क्या हुआ कि वो अपने जहाँ था वहाँ से ऊपर वाली ऑर्बिट में चला गया।
अब जब ऊपर वाली ऑर्बिट में जाएगा तो एक्चुअल में वो पृथ्वी से और ज़्यादा दूर हो गया ना, और पृथ्वी से ज़्यादा दूर होने पर उसकी स्पीड धीमी होगी, तेज़ नहीं होगी। तो इसलिए अगर किसी सैटेलाइट की स्पीड बढ़ानी होती है तो उल्टा करना पड़ता है, पहले उसकी स्पीड घटाते हैं। तो जब घटाते हैं तो वो जिस ऑर्बिट में होता है उससे नीचे वाली ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है, मीन्स उसकी दूरी पृथ्वी से घट जाती है। और जब पृथ्वी से दूरी घटेगी तो स्पीड परमानेंटली ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसको जो है एक पैराडॉक्स माना जाता है सैटेलाइट ट्रैजेक्टरी के फील्ड में, कि ये एक अपने आप में पैराडॉक्स है कि स्पीड बढ़ाने के लिए पहले इसकी स्पीड घटानी पड़ती है, घटाते हैं तब लोअर अर्थ ऑर्बिट में, मतलब अपनी ऑर्बिट में जहाँ है वहाँ से नीचे के ऑर्बिट में आएगा, और तब और स्पीड बढ़ेगी क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस कम हो जाएगा। आगे, नासाज एक्वा सैटेलाइट फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स अबाउट 99 मिनट्स टू ऑर्बिट द अर्थ एट अबाउट 705 किलोमीटर, मीन्स 705 किलोमीटर ऊपर है तो 99 मिनट में चक्कर पूरा करता है। वाइल ए वेदर सैटेलाइट अबाउट 36,000 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टेक्स 23 आवर्स 56 minutes and 4 seconds to complete an orbit. At 3,84,403 kilometers from the center of the earth, the moon completes a single orbit in 28 days. 3.5 लाख किलोमीटर है तो 28 दिन लेता है वो एक चक्कर पूरा करने में। और ये जो 705 किलोमीटर पे ये 99 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, जो 36,000 किलोमीटर पे है वो 24 घंटे ले रहा है लगभग। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्रेविटी के कवर में आएगा तो वैसे वैसे जो है स्पीड बढ़ती जाएगी और एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने का टाइम घटेगा। तो उसके बाद में अभी जो ये फिगर है इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा स्पेशल नहीं है। आगे देखिए आप, द हायर ए सैटेलाइट्स ऑर्बिट द स्लोअर इट मूव्स, सर्टेन ऑर्बिटल एल्टीट्यूड्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़। और निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जो अलग अलग अल्टीट्यूड्स पे जो ऑर्बिट्स हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल। लाइक ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इन विच ए सैटेलाइट ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ एग्जैक्टली वंस ईच डे, चेंजिंग ए सैटेलाइट्स हाइट विल ऑल्सो चेंज इट्स ऑर्बिटल स्पीड। दिस इंट्रोड्यूसेस ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। क्या है? इफ अ सैटेलाइट ऑपरेटर वांट्स टू इंक्रीज द सैटेलाइट्स ऑर्बिटल स्पीड, ही कांट सिंपली फायर द थ्रस्टर्स to accelerate the satellite. Doing so would boost the orbit which would slow the orbital speed. अगर आपने थ्रस्ट किया उसको तो अपनी जो है नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा अपर, और स्पीड हो जाएगी धीमे डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, तो करना उल्टा पड़ेगा। Instead, he must fire the thrusters in a direction opposite to the satellite's forward motion, an action that on the ground would slow a moving vehicle. This change will push the satellite into a lower orbit, which will increase its forward velocity. मतलब उसकी जब आप थ्रस्टर उसके डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में के अपोजिट में जो है जब थ्रस्ट करेंगे उसको, तो स्पीड घटने से सैटेलाइट का डिस्टेंस जो घटेगा वो अपनी नीचे की ऑर्बिट में आएगा और फिर स्पीड बढ़ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। आगे बोलते हैं कि इन एडिशन टू हाइट, इस आर्टिकल को मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया था डिस्कस करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा उधर, तो इसलिए अलग ही करके डाल रहे हैं इसको। इन एडिशन टू हाइट, इसेंट्रिसिटी एंड इंक्लाइनेशन ऑल्सो शेप सैटेलाइट्स ऑर्बिट। तो इसेंट्रिसिटी और इंक्लाइनेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसा हमने आपको बताया था। इसेंट्रिसिटी मतलब सर्किल जो है उसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है, और अगर शेप बिगड़ने लगे सर्किल का, अंडे जैसा होने लगे, तो इसेंट्रिसिटी उसकी घटने लगती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है तो फिर वो इलिप्टिकल नहीं रहेगा, वो सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी जो है, अब जैसे पोलर रीजन के लिए रशिया ने जो तरीका अपनाया है वो इसी इसेंट्रिसिटी का फ़ायदा उठाया उसने, है ना। एंड इंक्लाइनेशन ऑल्सो शेप अ सैटेलाइट ऑर्बिट। इसेंट्रिसिटी रिफर्स टू द शेप ऑफ द ऑर्बिट। ए सैटेलाइट विद अ लो इसेंट्रिसिटी ऑर्बिट मूव्स इन ए नियर सर्किल अराउंड द अर्थ। एन इसेंट्रिक ऑर्बिट इज इलिप्टिकल विद द सैटेलाइट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज इन इट्स ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल शेप की ऑर्बिट में क्या होगा कि वो कहाँ पर है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी अर्थ से क्या डिस्टेंस है। और इसीलिए आप देखिए कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड हर जगह एक सी नहीं होगी, क्योंकि
इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो जो है कहीं अर्थ के बहुत पास होगी और कहीं अर्थ से दूर होगी। लेकिन जबकि जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट की स्पीड हमेशा एक सी ही रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, जब तक कि आप उसे एक्सटर्नली चेंज ना करें। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे, इंक्लाइनेशन इज द एंगल ऑफ द ऑर्बिट इन रिलेशन टू अर्थ्स इक्वेटर। ए सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर हैज जीरो इंक्लाइनेशन। जो एकदम इक्वेटर के ऊपर चक्कर लगा रहा है ये जीरो इंक्लाइनेशन पे है, ये ध्यान रखिएगा। जीरो इंक्लाइनेशन पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी हो सकता है, मीडियम में भी हो सकता है और हाई में भी हो सकता है। हाई में है तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। फिर पोल पे अगर पूरा घुमाना है तो कह रहे हैं कि इंक्लाइनेशन 90 डिग्री चाहिए होगा। हमने आपको कहा था ना, इक्वेटर प्लेन तरबूज जैसा आधा काटो धरती को बीच से, और फिर उस प्लेन से जो है आप एंगल नापो, तो आप देखो कि पोल एकदम 90 डिग्री पे है। तो अगर जो है पोल के इर्द गिर्द कोई सैटेलाइट घुमाना है तो 90 डिग्री इंक्लाइनेशन देना होगा उसको। आगे कह रहे हैं कि हाँ, आप देखिए इसको फिगर को बड़ा करेंगे तो आप समझ जाएंगे इंक्लाइनेशन किस चीज़ को कहा जा रहा है। देखिए, जो काली काली लाइन है ये इक्वेटर है और जो रेड लाइन है वो ये जो है ऑर्बिट है सैटेलाइट की। तो रेड लाइन और काली लाइन के बीच में जो एंगल है इसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इंक्लाइनेशन ऑफ द सैटेलाइट जो है ऐसे देखा जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। टुगेदर द सैटेलाइट्स हाइट, इसेंट्रिसिटी एंड इंक्लाइनेशन मीन्स तीनों चीज़ें। हाइट, किस हाइट पर है ऑर्बिट, क्या इसेंट्रिसिटी है मीन्स ऑर्बिट सर्कुलर है या फिर इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है तो कितनी इलिप्टिकल है, ठीक है। एंड इंक्लाइनेशन और एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन द सैटेलाइट्स पाथ, ये तय करेंगी कि सैटेलाइट का पाथ क्या है। एंड व्हाट व्यू इट विल हैव ऑफ अर्थ, और ये धरती का कौन सा व्यू लेगा, किस एंगल से देख रहा है, ये देखना पड़ेगा कि क्या इंक्लाइनेशन है, क्या इसेंट्रिसिटी है और क्या हाइट है। अब आते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। तो हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करिए आप। व्हेन अ सैटेलाइट रीचेस एग्जैक्टली 42,164 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अबाउट 36,000 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस, इट एंटर्स अ सॉर्ट ऑफ स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट कह रहे हैं उसी पॉइंट को जहाँ पर जो है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपको मिलेगी। स्वीट स्पॉट क्यों कह रहे हैं आप देखिए, इन विच इट्स ऑर्बिट मैचेस अर्थ्स रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिट है इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके रोटेशन की स्पीड जो उसके रिवॉल्यूशन की स्पीड जो है वो अर्थ के रोटेशन से मैच करेगी। दैट्स वाई इस पॉइंट को एक स्वीट स्पॉट बोल रहे हैं। देखिए स्वीट स्पॉट बहुत गहरा डीप कॉन्सेप्ट है, अभी आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। इन विच इट्स ऑर्बिट मैचेस अर्थ रोटेशन बिकॉज द सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट द सेम स्पीड दैट द अर्थ इज टर्निंग, द सैटेलाइट सीम्स टू स्टे इन प्लेस ओवर ए सिंगल लॉन्गिट्यूड दो इट मे ड्रिफ्ट नॉर्थ टू साउथ। दिस स्पेशल हाई अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस। मीन्स कह रहे हैं कि 36,000 किलोमीटर वाली हाइट पे जो ऑर्बिट है इसमें आपको सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ ड्रिफ्ट होता तो दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लगे कि भाग रहा है, लगेगा आपको कि है स्टे ही, मीन्स स्टिल एंड काम है, कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा है, केवल इसी लॉन्गिट्यूड पे हल्का सा इधर उधर शिफ्ट करता दिखेगा। अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस, और ऐसी ऑर्बिट किसको कहते हैं, जियोसिंक्रोनस। ए सैटेलाइट इन अ सर्कुलर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, जहाँ इसेंट्रिसिटी और इंक्लाइनेशन जीरो होगा, जिस पॉइंट पे अगर एकदम अबव द इक्वेटर है मीन्स इंक्लाइनेशन जीरो है, तो फिर उस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर वेदर मॉनिटरिंग। फिर कह रहे हैं कि ये जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वेदर मॉनिटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट व्यू ऑफ द सेम सरफेस एरिया, क्योंकि लगातार सेम सरफेस एरिया दिखाएगा ये, क्योंकि हटेगा ही नहीं, वहीं का वहीं देखेगा। अभी इसका व्यू भी दिखेगा कि कैसा दिखाता है, दिन के अलग अलग टाइम पे 4 तस्वीरें हैं, मैंने ले रखा है फोटोज़ का। When you log into your favorite weather website and look at the satellite view of your hometown, the image you are seeing comes from a satellite in geostationary orbit। अगर आप किसी वेदर वेबसाइट पे डाल के अपने शहर की तस्वीर देखते हैं तो वो तस्वीर कहीं और से नहीं, किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही आ रही है। एवरी फ्यू मिनट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाउड्स। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हर कुछ मिनट पे क्लाउड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है, वाटर वेपर के बारे में भेजता है, विंड के बारे में भेजता है,
constant stream of information serves as the basis for most weather monitoring and forecasting। और इससे जो है फोरकास्टिंग और वेदर मॉनिटरिंग ये सब पूरा एकदम लगातार करते रहता है। जैसे आपने देखा वो बिपरजॉय तूफान आया तो तकरीबन 6-7 दिन पहले से ही अलर्ट पे थे, सब हर चीज़ पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे। ये सब जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जो सैटेलाइट्स हैं इन्हीं का कमाल है। अब आप देखिए दिन के अलग अलग टाइम पे कैसे तस्वीर लेता है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको देखिए आप, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब देखिए आप, ये 4 तस्वीरें हैं दिन के अलग अलग टाइम की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। एक जो है एक 45 की है, एक 2:45 की है, एक 5:45 की है, एक 8:45 की है, और हर अलग अलग टाइम पे तस्वीर इसने ली हुई है। आप देख रहे होंगे कि ज़मीन का टुकड़ा तो वही है, ये साउथ अमेरिका को देख रहा है। साउथ अमेरिका में ज़मीन का टुकड़ा वही, बस केवल बादल बदल रहे हैं, है ना, बादल बदल रहे हैं, और बादल भी बदलता हुआ भी ये समझिए कि इतना भी अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है देखता रहता है एक जगह को। इसके बाद आगे देखते हैं, सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रोटेट विद द अर्थ डायरेक्टली above the equator, continuously staying above the same spot. This position allows satellites to observe weather and other phenomena that vary on short time scales. Means जो चीज़ें बहुत छोटे समय में बदल जाती हैं तो वो चीज़ें भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए और शॉर्ट स्केल ऑफ टाइम में जो चीज़ें चेंज होती हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट वो है सैटेलाइट। आगे कह रहे हैं कि बिकॉज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर ऑलवेज ओवर ए सिंगल लोकेशन, दे कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, फोन्स, टेलीविज़न एंड रेडियो। चूँकि हिलते डुलते नहीं जहाँ का तहाँ है तो इसलिए जो है ये फ़ोन, टेलीविज़न और रेडियो के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। Geostationary satellites provide a search and rescue beacon used to help locate ships and airplanes in distress। जो समुद्र में जहाज वगैरह चलते हैं, अब लगातार देख ही रहा है, कभी इधर उधर खो भी गया तो ढूंढ लिया हमने सैटेलाइट के व्यू से देख के कि कहाँ चला गया। Finally, many high Earth orbiting satellites monitor solar activity with a large contingent of space weather instruments that take images of the sun and track magnetic and radiation levels in space around them। और यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अगर अपने साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले जाता है जो स्पेस वेदर को स्टडी करना चाहते हैं तो स्पेस वेदर को स्टडी भी कर सकता है ये वहाँ से। मीन्स सूरज की तस्वीरें खींच सकता है और मैग्नेटिक रेडिएशन को भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या फिर कोई अदर टाइप का रेडिएशन हो, दोनों टाइप के रेडिएशन को भी वहाँ स्पेस में डिटेक्ट कर सकता है। आगे बोलते हैं, अदर ऑर्बिटल स्वीट स्पॉट्स जस्ट बियॉन्ड हाई अर्थ ऑर्बिट एज द लैग्रेंज पॉइंट्स। इसको अभी हम लोग उस वाले जो नॉर्मल लेक्चर हैं वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद कहते हैं कि एक स्वीट स्पॉट तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गई। दूसरा जो स्वीट स्पॉट्स हैं वो कहते हैं कि थोड़ा और जब ऊपर जाते हैं तो हमें फिर दूसरी और भी जो है स्वीट स्पॉट्स मिलते हैं, और वो कौन से मिलते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट के भी ऊपर हैं, इनको लैग्रेंजेस पॉइंट कहते हैं। तो लैग्रेंजेस पॉइंट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं पहले कि 5 लैग्रेंजेस पॉइंट्स हैं, और 5 लैग्रेंजेस पॉइंट्स होते क्या हैं आप ये समझिए पहले, कि जब अर्थ से और ऊपर जाते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट के ऊपर भी जाएंगे आप, तो फिर कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर सन का जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, मीन्स सन की जो ग्रेविटी होगी, देखिए स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सब की ग्रेविटी है, और इन सब की ग्रेविटी जो है उन्होंने ही एक दूसरे को बांध रखा है। जैसे नहीं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया था आपको कि फोर्सेस का एक जाल सा है स्पेस में। तो इस जाल में हर जगह फोर्स बराबर नहीं है, हर जगह आप जो है एक जगह टिके नहीं रह सकते हैं। कहीं जो है अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे ब्लैक होल के बारे में बोला जाता है कि ब्लैक होल अपने आसपास की चीज़ों को धीरे धीरे अपने अंदर समाता जाता है, और जैसे जैसे समाता है वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी और बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसकी ग्रेविटी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी और चीज़ों को समाने की उसका रेंज बढ़ता जाता है। तो विज्ञान ये मानता है कि अंत में एक दिन सारा ब्रह्मांड वापस फिर से ब्लैक होल में ही समा जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हालांकि ये बहुत दूर की बात है। तो लैग्रेंजेस पॉइंट की बात कर रहे थे, तो ऐसे पॉइंट जहाँ सन का जो अट्रैक्शन फोर्स है
अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब अगर वहाँ आप किसी चीज़ को रख देते हैं तो फिर वो बैलेंस रहेगी, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा, वो बैलेंस वहाँ रह कर के काम कर सकती है, किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकती है। तो ऐसे जो है 5 पॉइंट हैं, और वो 5 पॉइंट कहाँ हैं, तो आप समझिएगा कि अर्थ और सन को अगर आप एक लाइन में इमेजिन करिए, तो धरती और सूरज को जब एक लाइन में इमेजिन करेंगे आप, तो एक पॉइंट मिलेगा आपको धरती और सूरज के बीच में, जो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है और सूरज से काफ़ी दूर है। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा अर्थ, मतलब धरती और सूरज वाली जो एक सीधी वाली लाइन है, उसमें धरती के ठीक पीछे, समझ रहे हैं, एक मिलेगा धरती और सूरज के बीच में, दूसरा मिलेगा धरती के बैक साइड में, यानी जिधर सूरज है उधर नहीं, अपोजिट साइड में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वाले हिस्से में रात होगी धरती के, उसके दूसरी तरफ अपोजिट साइड में वहीं मिलेगा, मतलब ठीक है, जहाँ रात होगी उसी साइड में है। तो 2 पॉइंट हो गए, कहाँ, धरती और सूरज को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, तो एक धरती सूरज के बीच में और दूसरा उसके अपोजिट साइड में। तीसरा जो है वो होगा सूरज के पीछे उसी लाइन पर, समझ रहे हैं ना आप। तो 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पे हो गए, एक पृथ्वी के बैक साइड में, दूसरा पृथ्वी और सूरज के बीच में, और तीसरा सूरज के पीछे। चौथा और पांचवा जो 2 हैं पॉइंट, वो पॉइंट है उस पाथ में जिसमें पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, यानी अर्थ की ऑर्बिट में, अपनी ऑर्बिट में। तो अर्थ की अपनी ऑर्बिट में जो है ऐसे 2 पॉइंट हैं, और वो दोनों पॉइंट जो हैं एक अर्थ के आगे है और एक अर्थ के पीछे है। और कितना आगे पीछे है, तो ये जो लाइन सीधी हम लोगों ने इमेजिन की थी पृथ्वी और सूरज को मिलाने वाली, इस पृथ्वी और सूरज को मिलाने वाली जो लाइन है, इससे 60 डिग्री आगे और 60 डिग्री पीछे, मीन्स दोनों ही तरफ आगे और पीछे पृथ्वी के 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ये जो आकर्षण बल हैं दोनों पृथ्वी और सूर्य के, ये संतुलित रहते हैं। तो ये हो गए टोटल 5 पॉइंट। अब आप समझिए कि अभी आर्टिकल इनके बारे में आगे बोलेगा कि इन 5 पॉइंट्स में से देखिए, जो सूरज के पीछे है वहाँ हम कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए रख नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वो अर्थ के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, बीच में सूरज आ जाएगा। जो पृथ्वी के पीछे है, तो पृथ्वी के पीछे अगर हम उस पॉइंट पे किसी चीज़ को रखते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी कि पृथ्वी बीच में आएगी तो सन को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लेकिन सन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसके अलावा एक उसका बेनिफिट जो है वो ये है कि बाकी स्पेस की एक्टिविटीज़, एस्ट्रोनॉमी को तो ऑब्जर्व कर सकता है। तो वहाँ हम एक सैटेलाइट जो है ऐसा, या फिर तो वो जगह जो है सैटेलाइट क्या, जब कोई एस्ट्रोनॉमी या स्पेस एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम कोई सैटेलाइट ऐसा यूज़ करते हैं, तो आप उसको जो है टेलीस्कोप बोलते हैं कि स्पेस में हमने टेलीस्कोप भेजा। जैसे आपने नाम सुने होंगे, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप। तो ये जो है ऐसे टेलीस्कोप वगैरह को हम जो है उस लैग्रेंज पॉइंट पे रख सकते हैं। इनको जो है नाम दे देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि जो पृथ्वी और सूरज के बीच में है वो L1, जो पृथ्वी के अंधेरे वाली साइड की तरफ है वो L2, जो सूरज के पीछे है वो L3, और जो आगे है पृथ्वी के 60 डिग्री वो L4, और जो पृथ्वी के पीछे है पाथ में वो L5। तो हबल टेलीस्कोप और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप या स्पेस एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने वाले ऐसे किसी टेलीस्कोप को हम जो है L2 पर रख सकते हैं। अब L3 पर हम कुछ रख नहीं सकते सूरज के पीछे, क्योंकि अर्थ के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब बचे कौन कौन, अब बचा L1, L4 एंड L5। अब कहते हैं कि L1, L4 और L5 ये तीनों ही जगह में से जो L1 है, L1 ऐसा है कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखना ठीक ऐसे है जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर आप किसी बॉल को टिका दें। मीन्स अगर आप L1 पर कोई सैटेलाइट रखते हैं तो ये उतना ही नाजुक मामला है जितना कि आप किसी नुकीली चीज़ के ऊपर एक बॉल को बैलेंस करके रखते हैं कि जरा सी भी हवा लगी तो बॉल तुरंत नीचे। तो उतना रिस्क है इन पॉइंट्स पे L1, L2 और L3 पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने में। और स्टेबल पॉइंट्स जो हैं, लैग्रेंजेस पॉइंट 2 हैं, L4 और L5, जो अर्थ की अपनी ऑर्बिट में है। कहते हैं कि इसमें अगर कोई परटर्वेशन या परटर्वेशन मतलब हो गया कि कोई डिस्टर्बेंस, कोई इंटरफेरेंस आ जाता है,
तो अगर झटका लगता भी है तो वापस से जो है अपनी ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट फिर से आ जाएगा। मीन्स अगर आप वहाँ कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करने के लिए लगाते हैं तो उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस सबसे कम रहेंगे, लेकिन उनकी डिस्टेंस काफ़ी है। तो अब सवाल ये आता है कि सबसे पास में ऑब्जेक्ट वो जो पॉइंट बचा वो L1 है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि इसरो का एक मिशन है आदित्य L1, तो ये L1 पॉइंट पे रहेगा क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक और संतुलन बनाने वाला पॉइंट वही है जो सन को ऑब्जेक्ट कर सकता है, सन को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसलिए इसरो का मिशन है आदित्य L1। आगे देखिए आप कि आगे बोलते हैं ऑफ द 5 Lagrange पॉइंट्स इन द सन अर्थ सिस्टम ओनली द लास्ट 2 कॉल्ड L4 एंड L5 आर स्टेबल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से पढ़ के निकल जाते हैं। ए सैटेलाइट एट द अदर 3 पॉइंट्स इज लाइक ए बॉल बैलेंस्ड एट द पीक ऑफ ए स्टीप हिल। Any slight perturbation will push the satellite out of the Lagrange point like the ball rolling down the hill. Satellites at these 3 points need constant adjustments to stay balanced and in place. Satellites at the last 2 Lagrange points are more like a ball in a bowl. Means जो L4 और L5 हैं वो ऐसे हैं जैसे कटोरे में गेंद रख दो आप, कितना धक्का मारो वापस फिर बीच में ही आ जानी है, कितना भी धक्का मारेंगे आप वापस फिर बीच में आ जानी है। तो L4 और L5 की कंडीशन ऐसी है। L1, L2 और L3 ये बहुत रिस्की है क्योंकि जरा सा भी कोई फोर्स आया एक्सटर्नल तो तुरंत अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, कोई संभालने वाला नहीं इनको। तो सैटेलाइट्स एट द लास्ट 2 Lagrange पॉइंट आर मोर लाइक ए बॉल इन ए बोल इवन इफ परटर्ब्ड दे रिटर्न टू द Lagrange पॉइंट। अब यहाँ देखिए आप जो है Lagrange पॉइंट को हम आप तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर से आप देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं है लेकिन दिख रहा होगा, ये नीला नीला जो पॉइंट दिख रहा है आपको बाहर, ये अर्थ है। इसके आपकी स्क्रीन पे आपको लेफ़्ट साइड में जो पॉइंट दिख रहा है वो L1 है, राइट साइड में जो पॉइंट दिख रहा है वो L2 है, सन के पीछे इस सर्किल में जो पॉइंट दिख रहा है वो L3 है। ये भी अर्थ के ऑर्बिट में ही पड़ रहा होगा, आप देख रहे होंगे L3। उसके बाद L4 और L5 देख रहे होंगे कि एक अर्थ के आगे है, एक अर्थ के पीछे है और 60 डिग्री के एंगल पे है। तो जो बेस्ट स्टेबल कटोरी में रखी बॉल की तरह है L4 और L5, और रिस्की है L1, L2 और L3। और L3 जो है इससे हम लोग अर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सन के पीछे है, और अर्थ के जो पीछे है वो सन को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर सकता पर स्पेस एक्टिविटीज़ को देख सकता है। और L1 जो है उस पर इसरो मिशन लॉन्च करने जा रहा है क्योंकि यही अभी हमारे सबसे नज़दीक में पड़ेगा। अब आगे देखिए, Lagrange पॉइंट्स आर स्पेशल लोकेशंस stay stationary relative to the earth as the satellite and the earth revolve around the sun. L1 and L2 are positioned on the other side of the sun opposite the earth. L4 and L5 are 60 degree ahead and behind the earth in same orbit. The Lagrange point nearest the earth are about 5 times the distance from the earth to the moon. ये चीज़ देखिए, the Lagrange points nearest the earth are about 5 times the distance from the earth to the moon. मीन्स लगभग हमने आपको बताया तो 3.5 लाख किलोमीटर तो चांद दूर है, तो चांद की दूरी से 5 गुना ज़्यादा दूर है L1। तो L4 और L5 का तो अब आप आइडिया लगा लीजिए क्या पोजीशन होगी। तो L1 इज़ बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड ऑलवेज व्यूज़ द अर्थ डे लाइट साइड। L2 इज़ अपोजिट द सन ऑलवेज ऑन द नाइट साइड, हमेशा जो है अंधेरे की साइड पे होगा, और जो है L1 हमेशा जो है सूरज के समय रोशनी की तरफ होगा। द फर्स्ट Lagrange पॉइंट इज लोकेटेड बिटवीन द अर्थ एंड द सन and at this point a constant view of the sun. The solar and heliospheric observatory, ये जो है ये नासा की एक ऑब्जर्वेटरी है सोहो, तो ये जो है ये वहीं पे काम कर रही है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंबाइंड प्रोग्राम है ये जो है वही एक तरीके से जैसे अपना सोलर प्रोब होगा पहला, उसी तरीके से इनकी ऑब्जर्वेटरी है जो सन को ऑब्जर्व कर रही है। तो ये वहीं Lagrange's पॉइंट पे ही रहती है। नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटेलाइट टास्क टू मॉनिटर द सन ऑर्बिट्स द फर्स्ट Lagrange पॉइंट अबाउट 1.5 मिलियन 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। वहीं L1 पे ही है, वहीं हम भी लोग अपना आदित्य भेजने वाले हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉइंट इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बट इज लोकेटेड बिहाइंड द अर्थ. Earth is always between the second Lagrange point and the sun. Since the sun and earth are in a single line, satellites at the location only need one heat shield to block heat and light from the sun and earth. It is a good location for space telescopes including the future James Webb telescope successor ये 2014 में लॉन्च किया गया, and the current Wilkinson microwave anisotropy probe used for studying the nature of the universe by mapping background microwave radiation. ठीक है, तो माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू ये जो है स्पेस एक्टिविटीज़ को, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करेगा।
अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तीसरा लैग्रेंजेस पॉइंट, देखिए लैग्रेंजेस पॉइंट के बारे में लगातार ये डिस्कस कर ही रहा है, कहाँ पे कौन सा है। तो हम लोग जो है आप देखेंगे, जैसे थर्ड लैग्रेंज पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड लैग्रेंज पॉइंट कहाँ हो गया, सन के पीछे। तो सन के पीछे वाले में जो है क्या कर सकते हैं आप देखिए, द थर्ड लैग्रेंज पॉइंट इज अपोजिट द अर्थ on the other side of the sun, so that the sun is always between it and earth. A satellite in this position would not be able to communicate with earth. The extremely stable fourth and fifth Lagrange point are in earth's orbital path around the sun, 60 degrees ahead of and behind earth. The twin solar terrestrial relations observatory stereo, आप देखिए ये 2006 में नासा भेज चुका है। तो ये ट्विन इसलिए है क्योंकि एक L4 पे और एक L5 पे, दोनों जगह एक एक जो है सैटेलाइट है जो ऑब्जर्वेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने देखिए ये तस्वीर भेजी, आप इसे तस्वीर को देखिए, ये सूरज की तस्वीर जो है स्टीरियो ने ली है। नीली नीली देख रहे होंगे आप, सूरज आप तो पीला पीला देखते आ रहे हैं बचपन से। तो एक्चुअल में अब जब तारों के विकास के बारे में आप पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ने को मिलता है कि जब कोई चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो नीली हो जाती है, नीली दिखती है, लाल नारंगी नहीं। जब तो और ठंडा होगा तब लाल लाइट, तो देखा होगा आपने नहीं, तारों की कैटेगरी में आप पढ़ते होंगे, नोवा, सुपरनोवा, रेड जायंट। तो ये जो है इस समय आप देख रहे हैं नीला नीला है, ये उन्होंने स्टीरियो ऑब्जर्वेटरी जो है जो L4 और L5 पे काम कर रहे हैं दोनों सैटेलाइट, उनकी भेजी हुई तस्वीर है। आप अपने स्क्रीन में बड़ा करके देख लीजिएगा बाद में। तो वहाँ पे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। क्लोजर टू द अर्थ सैटेलाइट्स in a medium earth orbit move more quickly to medium earth orbits are notable। अब आप देखिए कि अगर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आएगा, हमने आपको कहा जैसे जैसे पृथ्वी से डिस्टेंस घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट मीन्स लगभग अगर वहाँ 36,000 किलोमीटर थे तो मान लीजिए कि 12.5 से 15,000 20,000 किलोमीटर के आसपास तक आप आ गए, 20,500 किलोमीटर पे हैं आप। तो 20,500 किलोमीटर पे जिस समय आप हैं तो अब स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी। और ठीक बीच 36,000 और जो है अर्थ के सेंटर से बीचों बीच में हैं आप, तो अगर आप बीचों बीच में हैं तो अब जो है 12 घंटे में आप चक्कर पूरा कर लेंगे अर्थ का। वहाँ 24 घंटे में कर रहे थे 36,000 किलोमीटर पे, अब 12 घंटे में करेंगे। तो इसको कहते हैं सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो 12 घंटे में अब जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट पे होगा वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो है दो कैटेगरी मिलेंगी आपको, सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड द मोलनिया ऑर्बिट। अब आज जो है इसको यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो हम लोग जो है इसके लिए बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लगभग जो है 37 मिनट तक हो गया है और आर्टिकल अभी जो है आधा ही हो पाया है। लेकिन आप इसको हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो जो जिन्हें बहुत इंटरेस्ट है पूरा स्पेस एक्टिविटी ढंग से समझने का, इस आर्टिकल को पूरा जब आप करेंगे तो एक अलग ही विज़न आपका डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छा लग रहा हो अर्थ ऑब्जर्वेटरी नासा का, तो आप इसको जो है आप अपने किसी दोस्त वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और देखिए पढ़ाई करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत समय तो आपको देना पड़ेगा। समस्या सबसे बड़ी यही होती है पढ़ाई की, कि जो लोग बहुत तेज़ी से पढ़ना चाहते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग जो है अच्छे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि चूँकि भारत जो है गाँवों का देश है, 6,40,000 के आसपास तो गाँव है। गाँव में जो है और शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं इतनी मजबूत है नहीं, आय का स्तर आप देख रहे हैं कि हम लोग कंट्री की कंडीशन ये है कि अपनी व्यक्तिगत स्तर पे तो लोगों की तो बात छोड़िए, कंट्री की कंडीशन ये है इस समय कि मिडिल इनकम में भी जो है अपर स्टेटस में नहीं है। मींस वहाँ भी जो है अपर मिडिल इनकम में वाले देशों में नहीं आता है हमारा देश। अपर मिडिल इनकम में भी पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा भारत को। और तो हम लोगों की मतलब जो आय का स्तर है भारत में वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो और देखिए मेहनत सब करते हैं और प्रयास सब करते हैं और करना भी चाहिए। तो प्रयास लेकिन आप जब करें तो पूरे मन और पूरी इच्छा के साथ करें, क्योंकि अधूरे मन से किए गए प्रयास से बेहतर है कि फिर जो है आप प्रयास ही ना करें, और या फिर आप अपना पूरा समय और अपनी पूरा मन लगा के पूरी तन्मयता के साथ काम करिए। और आप तन्मयता के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं इसे परिश्रम सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। बस इसमें ये बात याद रखनी है कि हो सकता है कि सफलता जो है आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, कि आपकी अपेक्षा जो है हो सकता है
कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए, हो सकता है आपका वही परिश्रम एक दिन आपको प्रधानमंत्री बना दे। तो आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना होने का मतलब आप नकारात्मक मत लीजिएगा, पर परिश्रम सफलता की कुंजी है, क्योंकि सफलता जो है वो किसी एक पद से या फिर समाज के किसी स्तर से नहीं बंधी हुई है। सफलता के अलग अलग मायने हैं, और सफलता के मायने बहुत छोटे से लेकर के और बहुत बड़े तक हैं। तो परिश्रम आपको करना चाहिए, और आप करेंगे परिश्रम तो ये निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी जीवन में। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। तो अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लग रहा हो तो आप अपने किसी दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए। और बाकी अगर आप लोग जो है लगातार ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं या सजेशन देना चाहें आप कुछ, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक तो क्या, मुझे अपने पढ़ाने की स्पीड को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है, तो अगर जो है कोई बता सके कि स्पीड कैसी है, तेज़ करनी चाहिए या फिर और धीमे कर सकते हैं, जो चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं वो समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नहीं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम कोई तो फीडबैक दे। अभी तक क्या लोग सुनते चले जाते हैं, कोई फीडबैक नहीं देता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक बार कम से कम फीडबैक दीजिए, ताकि हम जो है मेहनत भी कर रहे हैं और पता चला उसमें कोई कमी भी रह जाए, आप लोगों को जो है उसका लाभ भी ना मिले, तो मेरा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो इस आशा के साथ कि आप फीडबैक देंगे, यहीं पे अभी इस आर्टिकल को समाप्त करते हैं। इसका अगला हिस्सा जो है मैं प्रयास करूंगा, या तो आज रात को ही अपलोड कर दूंगा या फिर मैं कल इसको 100% कंप्लीट कर दूंगा पूरे आर्टिकल को। चलिए ठीक है, धन्यवाद।